अमीर निशा और गरीब प्रिया दोनों ही बचपन की सहेलियां थीं, जिनकी शादी एक ही घर में हुई थी, जहां सास उनका गृह प्रवेश करवाकर उनसे कहती है, बहू, मैंने तुम दोनों का कमरा सजा दिया है। अब तुम दोनों खुद फैसला कर लो कि किसे ऊपर वाला कमरा चाहिए और किसे नीचे वाला। रसोई नीचे है। अगर मैंने नीचे का कमरा लिया तो मुझसे ही बार बार काम करवाया जाएगा। मैं ऊपर का कमरा ही ले लेती हूँ। तो जल्दी बताओ, किसे कौन सा कमरा चाहिए? निशा, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? अब तुम मुझसे पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ, मुझे ऊपर वाला कमरा चाहिए। ठीक है छोटी बहू, तुम ऊपर वाला कमरा ले लो और बड़ी बहू तुम नीचे वाला कमरा ले लो। पर मैं तुम दोनों को बता दूं, ऊपर नीचे दोनों ही जगह रसोई है और इस घर की रसोई को जो सही से चला पाएगा, मैं घर की सारी जिम्मेदारी उसी को दूंगी। आप बेफिक्र हो जाइए माँ जी, मुझे तो सब बनाना आता है। मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। देख ले बड़ी बहू, तेरी दोस्त को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अच्छा खाना खिलाकर घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। माँ जी, हम दोनों ही दोस्त हैं, किसी के भी हाथ में जिम्मेदारी जाए क्या ही फर्क पड़ता है। क्या पार्वती, अभी से ही तुम बहुओं को डरा रही हो। बहू, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। इस तरह सब सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह दोनों ही सहेलियों की पहली रसोई होती है, जहां पार्वती अपनी दोनों बहुओं को उनकी रसोई दिखाती है। प्रिया बहू, क्योंकि तू नीचे रुकी है इसलिए नीचे की ये रसोई तेरी है। यहाँ पर फ्रिज और बाकी सारा सामान रखा है। छोटी बहू, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तूने लिया इसलिए ऊपर वाली रसोई तेरी है। चल मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। पार्वती सीढ़ियों पर चढ़कर निशा को ऊपर ले जाती है और उसकी रसोई दिखाती है। साथ में प्रिया भी जाती है। निशा बहू, ये है तेरी रसोई। तो मैंने तुम दोनों को तुम्हारी रसोई दिखाती है। प्रिया, अब तू जा खाना बना। और छोटी बहू, खाना बनाने के लिए सब्जी पानी जो भी सामान चाहिए हो वो नीचे की रसोई से जाकर ले लेना। ऊपर की रसोई में अभी पानी का कनेक्शन नहीं है। बाकी यहाँ मसाले हैं, बर्तन है, सब है। तो अब तुम बनाओ खाना, मैं और तुम्हारे ससुर जरा मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। ठीक है माँ जी, अब आप देखते जाइए आपकी अमीर बहू आपके लिए कितना अच्छा खाना बनाती है। पार्वती अपनी दोनों बहुओं को उनकी रसोई दिखाकर खुद ससुर के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है, जहां एक तरफ अपनी रसोई में आराम से खड़ी होकर गरीब सहेली प्रिया खाना बना रही होती है, तो वहीं निशा जब खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि ऊपर न तो सब्जी है और ना ही पानी, सब नीचे है। जिसके चलते वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे रसोई में जाती है और कुछ सब्जियां और पानी लेकर फिर से सीढ़ियां चढ़ती है। हे भगवान, कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं यहाँ की, मैं तो थक गई। अब निशा ऊपर जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है, पर उसने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि खाना कैसे बनाए। मैंने माँ जी से तो कह दिया कि मैं उन्हें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाऊंगी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। पर क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो हर काम में तेज हूँ। अभी YouTube में से देखकर कुछ ढंग का खाना बनाती हूँ। इस तरह निशा फोन में YouTube के सहारे खाना बनाने की कोशिश करती है, पर खाना बनाते हुए कभी उससे सामान नीचे गिर जाता है तो कभी तड़का लगाते हुए बर्तन में आग लग जाती है। इसके बाद निशा कुकर में जैसे तैसे पुलाव बनाने के लिए रख देती है और खुद फोन चलाने बैठ जाती है, पर कुकर फट जाता है, जिससे सारी रसोई में खाना बिखर जाता है। साथ में बाकी का खाना जल जाता है। वो खुद को जैसे तैसे साफ करके रसोई साफ करती है और जो बचा कुचा खाना होता है उसे निकाल लेती है। तो वहीं नीचे की रसोई में प्रिया अपने पूरे परिवार के लिए हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी और छोले भटूरे बना लेती है और लास्ट में रोटी बनाते हुए खुद से कहती है, सब कुछ कितनी आसानी से बन गया और ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है। अरे क्या कर रही है, हलवे को चलाती रहे वरना सारी सूजी जल जाएगी। ऐसे खाना बनाएगी ना तो तेरे ससुराल वाले तेरे साथ साथ मुझे भी 100 बातें सुनाएंगे। हम गरीब दहेज तो नहीं दे सकते, पर अपनी बेटियों को संस्कार पूरे देते हैं। तू क्या अपनी माँ का अपमान करना चाहती है ससुराल में जाकर? माँ, ऐसी बातें करके इमोशनल क्यों करती हो? मैं मन लगाकर खाना बनाना सीखूंगी। अच्छा हुआ जो माँ ने मुझे अच्छे तरीके से खाना बनाना सिखा दिया। अगर मैंने खाना बनाना ना सीखा होता तो आज मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। चलो, मेरा खाना तो बन गया, अब खाना परोस देती हूँ। इतना बोलकर प्रिया खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है, तो वहीं उदास निशा अपनी हालत सुधार कर अपना जला हुआ खाना लेकर नीचे आ रही होती है और पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सारा खाना भी गिर जाता है। निशा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा खाना गिर गया। मैंने इतने प्यार से सबके लिए बनाया था।
बहू कोई बात नहीं, खाना ही तो था और बड़ी बहू ने तो खाना बना रखा है। और वैसे भी आज तुम दोनों की पहली रसोई थी जो कि हो गई। और सीढ़ियों से बार बार ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा अपना ध्यान रखना, हमारे घर की सीढ़ियां थोड़ी ऊंची हैं। इस तरह खुद और खाने को गिराकर निशा अपना झूठ सामने आने से बचा लेती है और अब वो सबके साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद पहली रसोई में पार्वती और विनोद अपनी दोनों बहुओं को उसका नेक देते हैं। मैं अपनी छोटी बहू के हाथ का आज खाना तो नहीं खा सका, पर फिर भी मेरी तरफ से ये नेक, मेरी तरफ से मेरी दोनों बहू को। पर हाँ, बड़ी बहू, कहना पड़ेगा, गरीब घर से हो पर तुम्हारे खाने बनाने का ये हुनर बड़े बड़े शेफ को फेल कर देगा। हाँ भाभी, पापा ठीक कह रहे हैं। और निशा, तुम्हारे हाथ से भी एक मौका गया है, अभी और मौके आने बाकी हैं, क्योंकि हमारी माँ खाने की शौकीन है। तो माँ, अब दोपहर में आपको क्या खाना है? हाँ, आज तुम दोनों को 2 मौके और मिलेंगे। लंच और डिनर भी बनाओगी तुम। छोटी बहू, दिन में लंच तू ही बना लेना और खाने में पोहे, दाल मखनी और लच्छा पराठा बना लेना और मीठे में गुलाब जामुन भी। मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ कीर्तन है। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाता है। देखते ही देखते आधा दिन बीत जाता है और क्योंकि खाने की डिमांड पार्वती ने अपनी छोटी बहू से की थी, इसलिए एक बार फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर निशा सारा सामान ऊपर ले जाती है और इस बार अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। माँ, मुझे लगा था खाना बनाना बहुत आसान है, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आ रहा। अब आप मुझे वीडियो कॉल पर ही बताओ मैं कैसे खाना बनाऊं। मुझे पोहा, लच्छा पराठा, दाल मखनी और गुलाब जामुन बनाना है। बेटा, तू पहले पराठे के लिए थोड़ा आटा मार ले और पोहे के लिए कटोरा में चूरा को भिगो कर रख दे और कुकर में 2 कटोरी काली दाल और थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच नमक मसाला डालकर गैस पर रख दे और गुलाब जामुन बाहर से मंगा ले। जैसा जैसा आशा बोलती है निशा वैसा ही करती है, पर नेटवर्क इश्यू होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर दोबारा लग नहीं पाती। अब क्या करूं, कॉल भी सही से नहीं लग रही, वीडियो कॉल पर बात भी नहीं हो रही। एक काम करती हूँ, 2 सीटी लगने पर बंद कर दूंगी। एक बार फिर निशा खुद खाना बनाने की कोशिश करती है, पर पूरी रसोई फैल जाती है और उससे खाना नहीं बन पाता। तो वहीं अपनी सास को और खुश करने के लिए गरीब निशा चाय और मट्ठी बनाती है और दोपहर में जब पार्वती घर आती है तो पार्वती के आते ही प्रिया अपनी सास को चाय और मट्ठी खाने को देती है और लंगड़ाती हुई निशा नीचे आती है और बहाने करती है। माँ जी, माफ करना, पैर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो ऊपर नीचे भी नहीं कर पा रही, इसलिए खाना भी नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बहू, बड़ी बहू ने बना लिया है। मुझे भी समझना चाहिए था। तुझे काम देने से पहले पर रात को खाने में छोले चावल और सांभर बना देना। और याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ बोलती रह जाओ और तुम्हारी गरीब जेठानी बाजी मार जाए। माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी गरीब जेठानी और अपनी दोस्त को नहीं जीतने दूंगी। घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही मिलेगी। एक बार फिर निशा अपनी सास को पता नहीं चलने देती कि उसे घर का कोई काम नहीं आता। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और शाम को पार्वती अपनी दोनों बहुओं को रसोई का काम देकर मार्केट चली जाती है और एक बार फिर निशा कुकिंग मैगजीन लेकर खाना बनाने की कोशिश करती है। तो वहीं प्रिया भी आराम से खाना बनाती है। निशा बहुत अमीर है, उसने कभी रसोई में पैर नहीं रखा, पर वो बोल तो रही थी कि उसे खाना बनाना आ गया है। क्या पता शादी से पहले आंटी ने उसे खाना बनाना सिखा दिया। एक बार देख आती हूँ उसका खाना कितना बना। मेरा खाना तो बन ही चुका है। प्रिया का खाना बन चुका था, इसलिए वो ऊपर जाती है जहां वो देखती है कि पूरा रसोई फैला पड़ा है और निशा के शरीर पर भी आटा लगा है और नमक मसाले नीचे गिरे हैं और बड़े ध्यान से निशा मैगजीन पढ़ते हुए खाना बनाने की कोशिश कर रही है। निशा, तुमने रसोई की और अपनी क्या हालत कर रखी है? प्रिया, तुम यहाँ देखो, प्लीज माँ जी को मत बताना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने उनसे बड़ी बड़ी बातें करी हैं, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी और मैं बहुत थक जाती हूँ सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं। तुम तो जानती हो कि मैं कितनी अमीर घर से हूँ। मैंने ये सब कभी नहीं किया। तुम्हारा सही है, तुम्हें आंटी ने सब सिखा कर भेजा है। कोई बात नहीं, मेरा खाना बन चुका है और माँ जी के आने से पहले मैं तुम्हारा खाना भी बनवा दूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारी ऊपर वाली रसोई में आकर खाना बनाना सिखाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारी गरीब सहेली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और माँ जी तुम्हें कभी नहीं डांटेंगी। इस तरह प्रिया नीचे रसोई में जाकर राशन का सारा सामान ऊपर ले आती है। पहले वो रसोई साफ करती है और फिर निशा को खाना बनाकर दिखाते हुए खाना बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद जब पार्वती अपनी दोनों बहू के हाथ का खाना खाती है तो उसे दोनों का खाना बहुत पसंद आता है। देख रही हो माँ, तुम्हारी अमीर बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था।
छोटी बहू, तूने जो बोला था वो कर दिखाया, इसलिए घर की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को देती हूँ। इस तरह घर की जिम्मेदारी दोनों अमीर गरीब सहेली को मिल जाती है, जिसके बाद अमीर सहेली को उसकी ऊपर वाली रसोई में गरीब सहेली प्रिया कुकिंग क्लासेस देती है और धीरे धीरे वो भी खाना बनाना सीख जाती है। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से चारों तरफ पानी भी भरता जा रहा है। बिजली भी ऐसे कड़क रही है जैसे किसी के ऊपर गिर कर ही रहेगी। मोहन बारिश में भीगता हुआ घर जा रहा होता है, तभी उसे अचानक से मंदिर की सीढ़ियों के पास से बच्चों के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन जब मंदिर की सीढ़ियों पर देखता है तो वहां एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। हे भगवान, इस बच्चे की माँ कहाँ है? कैसे लोग हैं इस दुनिया में? इस नन्ही सी जान को पैदा करके यहाँ छोड़ दिया, इसका शायद कोई नहीं है। अचानक बहुत तेज बिजली कड़कड़ाती है। मोहन तुरंत उसे अनाथ बच्ची को गोदी में उठा लेता है। शांत हो जाओ नन्ही चिड़िया, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे अरे, कहाँ गई ये श्वेता की बच्ची? इसको घर में कोई काम दिखाई नहीं देते हैं क्या? सारा समय ऐसे ही बर्बाद कर देती है, कोई काम नहीं करती घर के अंदर। अरे क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रही हो? और ये मेरे सर पर लाकर छोड़ तो दी तुमने, लेकिन अब मुझे ये संभाली नहीं जा रही, एक काम को हाथ नहीं लगाती। सारा समय तो उसी से काम करवाती हो, अब क्या उसकी जान लेने की सोच रही हो? तुम्हें तो बस ऐसे ही लगता है, थोड़ी काम कर लेगी तो मर नहीं जाएगी। काली कलूटी कहेंगी, थोड़ी सी ढील क्या छोड़ दो, इस लड़की के ऊपर हवा में उड़ने लगती है ये। मोनिका, कम से कम मेरे सामने तो बेचारी को काली कलूटी मत कहो। अगर उसका रंग सांवला है तो उसमें उसकी क्या गलती है? हमारा खून होती ना तो गोरी होती, जैसे मेरी बेटी आराध्या गोरी है। बेकार में बोझ बनाकर छोड़ दिया मेरी छाती पर। तभी श्वेता राशन की दुकान से ढेर सारा राशन लेकर अपनी कमर पर उठाकर घर लाती है। माँ, मैं राशन लेकर आ गई हूँ। आ गई बाप की लाडली। अब जाकर रसोई में थोड़ा सा काम संभाल ले और हमारे लिए चाय नाश्ता बना दे। ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ। एक बेटी को इतना प्यार करती हो और दूसरे को बिल्कुल नहीं करती। अरे तुम्हारा खून नहीं है तो क्या हुआ है तो इस घर की सदस्य। पता नहीं ये काली कलूटी किसका पाप है जो तुमने मेरे गले बांध दिया है, और अब शादी के लायक हो गई है, ये अलग से खर्चा पैदा हो रहा है। बस बहुत हुआ, इसके बाद एक शब्द नहीं। देखा मोनिका, आराध्या और श्वेता दोनों मेरी बेटी हैं और दोनों की शादी मैं बराबर करूंगा, याद रखना। और मैं अपनी जिम्मेदारी को अपने आप संभाल लूंगा। मोहन ऐसा कहकर दोनों बेटियों के लिए लड़का ढूंढता है। जो लड़के मोहन ने अपनी बेटियों के लिए देखे, उनमें से सबसे अमीर घर का लड़का तो मोनिका चालाकी से अपनी बेटी आराध्या के लिए फिक्स कर देती है। देखो जी, ये लड़का तो हमारे आराध्या के लिए ही ठीक है, बाकी आप चिंता मत करो, श्वेता के लिए भी कोई अच्छा लड़का देख दूंगी। आखिर मैं भी तो उसकी माँ ही हूँ। ये सुनकर मोहन को अच्छा लगता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि आखिरकार मोनिका ने श्वेता को सौतेली का दर्जा न देकर अपनी बेटी मान लिया। कुछ दिन में ही मोनिका खुद ही श्वेता का रिश्ता तय कर देती है और अब दोनों बेटियों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। माँ, मेरी शादी होने वाली है, मुझे बहुत महंगा लहंगा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए और हाँ, हल्दी मेहंदी के लिए अलग अलग ड्रेस भी चाहिए। मेरी प्यारी बेटी को जो भी चाहिए होगा उसे सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर आराध्या बहुत खुश होती है। आराध्या बहुत गोरी और सुंदर होती है, इसलिए मोनिका को वो बेहद पसंद थी। लेकिन जब श्वेता अपनी शादी के लिए कुछ फरमाइश करती है तो मोनिका उसे डांट देती है। माँ, मुझे भी अलग अलग ड्रेस चाहिए, हल्दी मेहंदी के लिए मुझे भी दिला दोगी ना? अरे क्या जरूरत है, अगर तुझे नए कपड़े दिला दूंगी तो तू तो घर के काम करते हुए सारे कपड़े बर्बाद कर लेगी, और अगर तू घर के काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन माँ, मेरी भी तो शादी है ना। जुबान तेरी इतनी लंबी चलती है, जब एक बार कह दिया तो कह दिया, जाकर काम कर ले। इस तरह मोनिका श्वेता को हमेशा डांट देती है। कुछ समय में मोनिका अपनी दोनों बेटियों में इसी तरह का फर्क करके एक को अमीर ससुराल में विदा करती है और दूसरे को गरीब ससुराल में। अपनी गोरी बेटी को मोनिका खूब सारे गहने और साड़ियां देती है तो गरीब वाली को एक फूटी कौड़ी नहीं देती। शादी के कुछ समय बाद संक्रांत का त्योहार आने वाला होता है। मेरी बेटी की शादी को 6 महीने हो गए हैं, अभी तक मैं उससे मिलने ही नहीं गई। मैं अपनी बेटी के घर पहली बार उससे मिलने जाऊंगी। देखो मोनिका, अपनी सगी बेटी की शादी में तुमने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन तुमने अपनी सौतेली बेटी की शादी पहले तो गरीब ससुराल में कर दी, दूसरा उसे कुछ भी नहीं दिया। इस बार अगर तुम अपनी सगी बेटी के ससुराल में जा रही हो तो तेरी बेटी के ससुराल भी चली जाना। उसे काली कलौटी के घर पर क्या करने जाऊंगी? अपनी बेइज्जती करवाने? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी।
अरे क्या हुआ, क्या सोच में पड़ गई हो? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चली जाऊंगी दोनों बेटियों के घर। वैसे भी एक ही रास्ते पर पड़ता है दोनों का घर। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी ये है कि जब तुम दोनों बेटियों के घर संक्रांत का त्योहार लेकर जाओगी तो दोनों के घर बराबर का ही सामान लेकर जाना। किसी को ये न लगे कि मेरे लिए कम या ज्यादा लेकर आया गया है सामान। अरे आप चिंता क्यों करते हो, मेरे लिए दोनों बेटी बराबर हैं। चिंता मत करो, मैं दोनों के लिए बराबर का सामान ही लेकर जाऊंगी। मोनिका ऐसा कहने के बाद कुछ दिन के बाद अपनी गोरी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े, खाने का सामान, मिठाइयों के डिब्बे, साड़ियां पैक कर लेती है। अपनी बेटी के लिए मैंने मूंगफलियां, गजक, रबड़ी और गोंद बना कर रखा है और थोड़ा सा मावा भी रखा है। साथ में कुछ गहने, साड़ियां भी ले ली हैं। मिठाइयों के डिब्बे भी मेरी बेटी की पसंद के ही हैं। मेरी बेटी तो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मोनिका सारा सामान लेकर घर से निकल रही होती है कि मोहन उसे देख लेता है। अरे मोनिका, मैंने कहा था दोनों बेटियों के लिए लेकर जाना। देखिए जी, ये सारा सामान दोनों बेटियों के लिए ही है। आप चिंता मत कीजिए, दोनों बेटी को खुश करके आऊंगी। ऐसा कहकर मोनिका निकल जाती है। एक ही रास्ते पर सबसे पहले उसकी सौतेली बेटी का घर पड़ता है। ये तो काली कलौटी बेटी का घर है। अपनी सौतेली बेटी के घर क्यों जाऊंगी? सबसे पहले तो मैं अपनी सगी बेटी के घर ही जाऊंगी। इतने अमीर घर में है वो, किसी चीज की कमी नहीं है उसे। वहाँ तो मेरी खातिरदारी भी बहुत अच्छे से होगी। ऐसा सोचकर मोनिका अपनी सगी बेटी के घर जाती है, जहाँ वो बहुत प्यार और प्रेम से शगुन का लाया हुआ सामान अपनी बेटी को देती है। बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी साड़ियाँ लेकर आई हूँ और ये सब खाने का सामान अच्छा है ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और तुम्हारी पसंद की मिठाइयाँ भी लेकर आई हूँ जो तुम घर पर खाया करती थी। आराध्या कुछ कह पाती, इतने में उसके साथ सामान को देखकर कहती है देखने से ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये लो क्वालिटी का सामान लेकर आई हो आप अपनी बेटी के ससुराल में। आपको पता है, हम लोगों को लो क्वालिटी का खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही आराध्या गुस्से में अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, कम से कम हमारा स्टैंडर्ड देखकर तो सामान लेकर आना चाहिए था आपको। ये ध्यान नहीं आया कि आप अपनी सगी बेटी के अमीर ससुराल में आ रही हो। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दी जल्दी गरीब औरत आ गई हो हमारे घर पर। ये सारी बातें मोनिका के दिल पर तीर की तरह चुभ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना कुछ सोचा था, कितने प्यार से मैंने ये सब खरीदा था तुम्हारे लिए, और तुमने इतने प्यार का ये सिला दिया अपनी सगी माँ को। अब तो मुझे अफसोस होता है तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर आराध्या कहती है, अच्छा माँ, बस करो। अब ये मगरमच्छ के आंसू तो निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ। एक काम करती हूँ, ये सब अपने घर के नौकर को दे देती हूँ, उसके काम आ जाएगा। ये सुनकर मोनिका और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। शुक्रिया बेटी, आज तूने अपनी माँ को बहुत सम्मान किया और ये सम्मान मैं हमेशा याद रखूंगी। चलती हूँ। जाने से पहले अमीर बेटी के घर का खाना तो खाती जाओ माँ। बस बेटी, मेरा पेट भर गया। मोनिका रोते हुए अपनी सगी बेटी के ससुराल से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी सौतेली बेटी का घर पड़ता है। यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी और उसकी सास ने मेरा जितना अपमान किया, आज तक सौतेली बेटी ने मेरा इतना अपमान कभी नहीं किया। जाने से पहले मैं उससे मिलकर जाऊंगी। जैसे ही मोनिका अपनी सौतेली बेटी के गरीब ससुराल आती है तो वो देखती है कि सौतेली बेटी को बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए गुजरना पड़ रहा है। सौतेली बेटी के घर में किसी भी चीज की सुविधा नहीं होती, लेकिन वो अपनी माँ को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। माँ, आखिरकार आप मेरे घर आ ही गई। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ, आइए ना, यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। श्वेता अपनी माँ के लिए चाय और बिस्किट लाकर उसे देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज पहली बार आप मेरे घर पर आई हो, बताओ आपको क्या खाना है। मैं आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी जो आप कहोगी। श्वेता का यह प्यार देखकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बेटी, तेरा प्यार देखकर मेरा पेट भर गया। आज मेरी दोनों बेटियों ने मेरा पेट बहुत अच्छे से भरा, लेकिन तुझसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि मेरी ही गलतियों के कारण आज तुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं अपनी सौतेली बेटी और सगी बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही थी। काश ना किया होता तो अच्छा होता। ये सब सुनकर श्वेता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो बीत गया माँ, उसे भूल जाओ। मेरे लिए तो आप मेरी माँ हो और सगी से बढ़कर हो। श्वेता अपने हाथों से अपनी माँ के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है। इसी के चलते वो अपनी माँ की थोड़ी सेवा भी करती है, उनके हाथ पैर दबाती है। उसका ये प्यार देखकर मोनिका बहुत खुश होती है।
अब वो अपनी सगी बेटी के ससुराल कभी नहीं जाती। वो हमेशा अपनी सौतेली बेटी के ससुराल आती है और उसे बहुत कुछ देकर जाती है। इसी के चलते वो अपनी गलतियों को सुधारती भी है।